नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। अभी हम लोग एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एडुकेटिव पैटर्न पर आधारित मैथ्स के पिनाकल के जो सेक्शनल मार्क हैं उनका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इस सीरीज में आज हमारा मॉक नंबर 6 है। तो इस मॉक के हम लोग जो हार्ड क्वेश्चन है, जो बेहतरीन क्वेश्चन है, उनका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस सीरीज में जो हमारे पास मॉक नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास दे रखा है। यदि 5 अंक की संख्या 436 बीसी 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो बताना है बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस बी सी का आपके पास मान क्या होगा। इफ द 5 डिजिट नंबर 436 बीसी इज डिविजिबल बाई 3711, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस बी सी। चलिए, तुम्हारे पास 436 बीसी नंबर है, इसके आसपास में नंबर ऐसा ढूंढना है जो 3, 7 और 11 तीनों से विभाज्य हो। तीनों से विभाज्य होने के लिए तीनों के मल्टीप्लाई 231 से विभाज्य बनाना पड़ेगा। तो क्या है कि 436 बीसी के ऐसी वैल्यू निकालिए जो 231 से पूरी संख्या जो विभाज्य हो जाए। तो हम लोग क्या है कि 436, अब बीसी को हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर मान लेते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 436 99 होगी। आप कुछ भी मान सकते हैं, 00 भी मान सकते हैं, आंसर में अंतर नहीं पड़ेगा। बस आप भाग करिए, भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आए उसको इसमें जब माइनस करेंगे तो जो आपके पास संख्या निकल के आएगी वो 231 से विभाज्य होगी और ये इस कंडीशन को पूरी तरह से फॉलो करेगी। तो वहां से आपकी बीसी की वैल्यूज निकलेंगी। तो सबसे पहले हमें इसको 231 से भाग करना पड़ेगा। जब अगर आप इसको 231 से भाग करेंगे तो पहले तो एक बार जाएगा, तो 231 के 231 बचे आपके पास 205। अब 205 आगे एक हासिल लेंगे तो 205 59 हो गया। अब पहाड़ा पढ़िए कि 2059 से ना जाए, तो क्या है कि 23 8 184 8 बार जाएगा। तो इसमें क्या है कि 8 के 8, 8 3 24, 8 2 16। जब घटाएंगे तो 9 में 8 गए 1, 5 में 4 गए 1, 20 में 16 गए आपके पास। 8 के 8 3 24, 8 2 16, तो 18 होगा यहाँ पे। अगर आप 20 में 18 जाएंगे तो 211 बचेगा। अब क्या है कि 211 से फिर एक आप आगे कामा लेंगे तो 21 19 हो गया। अब पहाड़ा पढ़िए कि 21 19 से ऊपर ना जाए 231 का। तुम्हें 23 का पहाड़ा पता है, 23 में भैया कितना होता है, 207 होता है। तो इसी के आसपास रहना चाहिए, तो 9 बार जाएगा ये। तो 9 1 के 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, 9 9 18, तो 20 हो गया। अब आपके पास जब घटाएंगे तो 0 हुआ, 11 में 7 गए 40। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर आपके पास 40 बचा। 40 कहने का मतलब अगर इसमें 40 आप घटा देंगे, 40 घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 231 का डिविजिबल होगी। तो हम लोग इसको हटा देते हैं और रिमाइंडर हम लोग पता कर लिए हैं 40 है। बस हमें यही पता करना था। अरे इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगर इसमें अगर आप 40 घटा देंगे, अब इस नंबर में क्या हो रहा है भाई, इसमें अगर आप जो है 40 घटा देंगे तो जो संख्या आपके पास बचेगी, आपके पास बचेगी 43 6 5 9। तो ये क्या होगी, अब इस कंडीशन को फॉलो भी कर रही है और क्या है कि 231 से डिविजिबल भी है। यहाँ पे बी का मान कितना हो गया, बी का मान 5 हो गया और सी का मान आपके पास 9 हो गया। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो बी की जगह अगर आप 5 करेंगे तो 5 का पावर 3 होता है 125। और क्या है कि 9 की जगह 9 की सी की जगह 9 करेंगे तो 9 की पावर 3 मतलब 729। माइनस में आप बीसी कर दीजिए, बीसी मतलब 9 अपना 45। अब आप क्या है, अगर 125 में 45 जब घटाएंगे तो आएगा 80, और जब 729 में 80 जोड़ेंगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 809। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका यह है कि क्या है कि आप अब इसमें क्या है कि अपने दिमाग से सोचिए कि जो 436 बीसी के आसपास जो है 231 का मल्टीपल तक पहुंचिए। पहुंचने का मतलब क्या है कि 231 का अगर आप 20 गुना करेंगे तो ये आपके पास 4600 के आसपास हो रहा है। तो 20 गुना तो नहीं होगा, आप क्या है कि इसका 19 गुना करिए। जब इसका आप 19 गुना करेंगे तो 19 से गुना करने का मतलब है 19 1 19, 19 3 57, एक 58 आपका हो गया। 19 दूना 38, 38 में 5 दो देंगे 43, 43 89, एक और जीरो जोड़ देते हैं इसमें आगे। तो 43 890 क्या है कि पहले के दो डिजिट मैच कर गए। अब हमें यहाँ पे क्या है कि 6 मैच कराना, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या है कि अगर जो है ये जो 43 890 है ये 231 से पूरी तरह से विभाज्य है, क्योंकि इसी में हमने 19 से गुणा किया है। अब क्या है कि इसमें अगर 231 घटा भी देंगे तो जो संख्या आपके पास निकल के आएगी वो भी 231 से विभाज्य होगी। तो जब घटाएंगे तो 10 में 1 गया 9, 8 में 3 गए 5, 8 में 2 गए 6, तो 43 659 आया। सेम यही नंबर आया जो यहाँ पे हमने निकाला था। तो आप ऐसे
जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और सोच के आप बहुत आराम से पहुंच सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0 है, तो बताना है एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब माइनस का होता है x प्लस 1/x। हमें इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x प्लस 1/x की पहले निकालते हैं, तो दोनों तरफ x से माइनस कर दीजिए। तो जब x प्लस 1/x आप निकालेंगे तो यहाँ पे 5 केवल बचेगा और उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं पहले। अगर x प्लस 1/x बराबर आपके पास a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2। अगर आपके पास यहीं पे अगर इससे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना हो तो ये आपके पास हो जाता है a क्यूब माइनस का 3a। तो हम लोग इन्हीं फार्मूलों का इसमें यूज करने वाले हैं। तो ये यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस का 2, तो -5 स्क्वायर 25, 25 में 2 जाएंगे तो आपके पास ये 23 आ जाएगा। अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो ये आपके पास क्या होगा बताइए, कैलकुलेट करिए। आसान है, क्या करेंगे, a क्यूब करेंगे। a क्यूब हमारे पास क्या है, a हमारे पास -5 है, तो माइनस का 5 का क्यूब कितना होता है -125। ठीक है, अब इसमें क्या है -3a करना है, तो a हमारे पास -5 है, तो -3 मतलब -3 5 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 15 हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो आपके पास निकल के आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/क्यूब एक्स क्यूब माइनस का 110 निकल के आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज, सब वैल्यूज पता है, इसमें क्या है पुट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं। अगर इसमें आप पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास 23 दे रखा है। ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमने निकाला माइनस का 1/10, यहाँ पे माइनस का 1/10 कर देते हैं, पूरे में माइनस का 110। अब माइनस कर दीजिए, x प्लस 1/x हमारे पास -5 है, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 5। अब हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3, 3 2 5, 2 25 तो 30, वो भी आगे माइनस लगा तो माइनस का, और यहाँ पे +5। हमने कैसे गुणा किया, 11 से अगर गुणा करना होता है तो 3 और 2 को आगे पीछे लगा लिखा रहने दीजिए और बीच में इनका सम लिख दीजिए, बस मैंने यही किया। तो बाकी इसमें जब घटाएंगे तो आपके पास आएगा -25 और -25, ये जो होगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 20 × 16 × 12 मीटर माप वाले एक आयताकार टैंक के निर्माण के लिए कितनी लोहे की चादर की आवश्यकता होगी यदि टैंक के शीर्ष पर 1 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार खुला भाग छोड़ा जाना है। कहने का मतलब ये एक आयताकार भाग है, ठीक है, इसके चारों तरफ चादर फैलानी है, मतलब चारों ऊपर नीचे अगल बगल और इधर टोटल कितने सरफेस होते हैं। ऐसे अगर आप आयत बनाएंगे तो मान लीजिए आयत हम बना रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कि एक नीचे सरफेस, एक ऊपर सरफेस, एक इधर वाली, एक उधर वाली, एक आमने एक सामने, टोटल कितने 6 फेस हो गए। तो क्या है कि 6 फेसों को इनको टोटल क्या है 6 फेसों में चादर बिछाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर एक वृत्त वाला जो है होल इनको छोड़ देना है। तो इसको इसका जो मतलब एरिया होगा, हमको इस टोटल एरिया मतलब इसके 6 सरफेस का एरिया निकाल के ये जो वृत्त है ऊपर इसका जो है हमको एरिया माइनस कर देना है। ठीक है, तो पहले हम 6 सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे। ये पूरा एक तरह से क्यूबाइड लग रहा है, और क्यूबाइड का एरिया पूरा सरफेस के लिए क्या होता है, क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपके पास होता है 2LV + BH + HL होता है। ठीक है, तो टोटल एक तरह से क्यूबाइड ही है ना। इसीलिए हमने फिगर बना के बता दिया कि 6 सरफेस का निकालने के लिए हम क्यूबाइड का यूज करते हैं, और ये क्यूबाइड की ही तरह है, बस आप क्या है इसमें वैल्यू रख दीजिए। इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2L हमारे पास 20 है और B हमारे पास 16 है, तो 20 × 16 + 16 × 12 + 12 × आपके पास पहला दे रखा है 20 दे रखा है, ये आपके पास हो गया। अब क्या करना है, लेकिन इसमें वो घटाना है जो ऊपर होल था। होल किसकी वजह से था, ऊपर एक वृत्ताकार होल है, तो इसका हम लोग एरिया घटा देंगे, और कि इसकी त्रिज्या दे रखी है 1 मीटर, तो माइनस का πr², r हमारे पास क्या है 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो हो गया 100 × 32 320 हो गया, प्लस का 12 16 ये आप गुणा करेंगे तो 192 आएगा, क्यों
क्योंकि 14 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बनेगा, 14 स्क्वायर मतलब 196 माइनस 4 192, ये आपके पास 240 माइनस का। अब यहाँ पे एक स्क्वायर एक ही होगा, पाई का मान 3.14 होता है। जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3 2 560, और 560 में जब 192 जोड़ देंगे तो आपके पास बन जाएगा 652, और 652 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 3.14 करना है। ठीक, आगे कर लेते हैं हम लोग। तो 652 दोगुना कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1304, कितना हो जाएगा 1304 हो जाएगा। और ऑप्शन आपके पास यहाँ पे तो है नहीं, कहीं पे मिस्टेक हो रही होगी। क्या है कि एक बार फिर से देखते हैं गुणा करके, 320 प्लस 240 आपके पास 560 हो गया, और 560 में जब 192 जोड़ोगे, 192 तो 2 9 6 15 5 1 6 1 7 752 आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो आगे आपके पास 6 ना होके 7 होगा। अब 752 की जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1504। ठीक है, और 1504 में आपको क्या करना है, 3.14 घटाना है। जब आप घटाएंगे तो आपके आ जाए आपके पास आ जाएगा लगभग लगभग 1500। तो जो आपके मतलब 1500 के आसपास होगा वही आंसर होगा, मतलब डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन दे रखा है कि उस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए यदि इसकी समांतर भुजाओं का योग और अंतर क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, असमान भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या है कि समलंब चतुर्भुज दे रखा है, तो पहले हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। और इसमें अगर ये भुजा बी है तो ये भुजा ए हो जाएगी आपकी। तो हमारे पास दे रखा है कि दोनों को जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं इनका योग आपके पास कितना है, 16 सेंटीमीटर है, और जो अंतर है वो 16 की 24 सेंटीमीटर है, और जो अंतर है वो आपके पास 8 दे रखा है, अंतर जो है 8 सेंटीमीटर है। जब हम लोग ऐड करेंगे दोनों का तो यहाँ से 2a आपके पास 32 आ जाएगा, कहने का मतलब a आपके पास 16 हो गया। अगर a 16 है आपका तो b आपके पास कितना हो जाएगा, b आपके पास 8 हो जाएगा। तो a 16 हो गया, b 8 हो गया, तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा आपका, और ये आपके पास 16 हो गया। तो क्या है कि क्या करिए, इसके जैसे असमान भुजाएं जैसे दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर, और ये आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो क्या है कि अब यहाँ पे हमें ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि हमारे पास जो समलंब चतुर्भुज का जो फार्मूला होता है 1/2 आमने सामने वाली भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, तो हमें ये ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई के लिए हमें देखो डायरेक्ट नहीं दे रखा है, हमें आसमान भुजाएं दे रखी हैं। तो ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इसके बराबर। ठीक है, ये इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। ये अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, अगर ये 8 है तो ये जितनी है ये भी 8 हो जाएगी, क्योंकि एक तरह से समलंब चतुर्भुज की तरह बन गया, मतलब एक समचतुर्भुज की तरह बन गया। क्योंकि ये इसके पैरेलल तो ये 8, ये इसके पैरेलल तो ये 5। अगर ये 8 है, टोटल ये 16 दे रखा है, तो ये जो बचेगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये भी आपके पास 8 हो गई। अब क्या है कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ से ट्रायंगल की यहाँ से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। हाइट कैसे निकाल सकते हैं, हाइट का हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि दो ट्रायंगल के एरिया को बराबर कर दीजिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर अंडर रूट जो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का जो फार्मूला होता है वो भी एरिया का होता है, क्योंकि तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो हम लोग यही बराबर करते हैं। तो यहाँ पे एक एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का 1/2 बेस 8 गुणे ऊंचाई h बराबर अंडर रूट एस एस हमारे पास क्या होगा, 5 9 5 14 8 22 22/2 s/2 मतलब p/2 होता है ना s, तो p हमारे पास 22 आया, तो s जो है 11 आ जाएगा। तो 11 s माइनस ए आपके पास 6 हो गया, s माइनस बी 2 हो गया, s माइनस सी 3 हो गया। तो यहाँ से आपके पास 4 जो h है ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 6√11 के। यहाँ से जो h आपके पास आ जाएगा 3/2√11, या फिर √11 का मान आप मान सकते हैं। देखो √11 जो होगा आपका 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में होगा, तो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में जो है हम लोग 3.5 मान लेते हैं जो √11 की वैल्यू होगी, या फिर 3.4 मान लीजिए आसपास। यहाँ पे मान लेते हैं 3/2 गुणे वैल्यू जो 11 की है 3.4 है आसपास। ठीक है, अप्रॉक्स ऐसे ही आएगी। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास हाइट भी निकल आई, तो इस फार्मूले में रखिए 1/2, ए हमारे पास 8 है, बी हमारे पास 16 है पूरा बेस, और बीच की ऊंचाई कितनी है 3/2 गुणे 3.4। यहाँ पे खींच देते हैं अंतर हो जाए। अब यहाँ पे 16 8 24, अब 24 को जब 4 से भाग करोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे जब 34 गुणे 3 करोगे 3 चौक 12 हो जाता है, 3 त्रिक 9 10, तो 10.2 हो गया। जब हम लोग 60 से 6 से गुणा करेंगे तो 6 धाम 60,
तो 60 के आसपास जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि इसकी हाइट निकालना, और इसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल के एरिया का यूज करके, कि दोनों जो मतलब सेमी परिमीटर वाला फार्मूला जो होता है उसको लगा दीजिए, हिरवन फार्मूला कहते हैं इसको, बराबर 1/2 बेस गुणे हाइट, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी बना लेते हैं। हमारे पास दे रखा है ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, तो साथ साथ बनाते चलते हैं। ये आपका ट्रायंगल हो गया। और ट्रायंगल के बारे में क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ए बी बराबर ए सी, तो ये ए बी बराबर ए सी, तो ये जो है आपका, ये जो है आपका ये इसके बराबर है, ये दे रखा है। डी भुजा ए सी पर एक ऐसा बिंदु है कि बी डी बराबर बी सी। डी भुजा जो है ए सी पर है, डी भुजा ए सी पर एक ऐसा बिंदु है, मान लेते हैं यही बिंदु है, डी है, डी भुजा ए सी पर एक ऐसा बिंदु है कि बी डी बराबर बी सी। ये जो बी डी है, जो बी डी है आपकी, बी डी बराबर क्या है, बी सी है। मान लेते हैं ये आपकी बी डी हो गई, ये आपकी बी डी हो गई। तो बी डी बराबर क्या दे रखा है, बी डी बराबर दे रखा है बी सी। ये जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है। और ए बी बराबर 40 दे रखा है। ए बी अगर ये 40 है, क्योंकि ये बराबर है किसके, ए सी के, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आपके पास दे रखा है सी डी का मान निकालना है। सी डी हम मान लेते हैं ये वाला जो है एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है, ठीक है, कितना है, एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या है, सॉल्व करना है। देखिए ये जो है इसके बराबर है, ये जो है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये जो है, अगर क्या है कि ये थीटा है, तो इसके सामने ये भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। अगर इसके सामने थीटा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इसके सामने थीटा होगा तो इसके सामने भी थीटा होगा। क्योंकि ये थीटा है तो इसके सामने बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो अगर ए बी के सामने थीटा है तो जो ए सी के सामने वो भी थीटा होगा, तो ये भी आपके पास थीटा हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा कि ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन हो गया, और जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसमें ये दोनों एंगल कॉमन हो गए, तो तीसरा एंगल अपने आप से कॉमन हो जाएगा 180 में 2 थीटा घटा के। तो कहने का मतलब यहाँ पे एंगल, एंगल और एंगल की प्रॉपर्टी से क्या, ए बी सी और बी डी सी दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टी से ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा ए डी सी के, सॉरी बी डी सी के, बी डी सी के सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बी डी सी। अब यहाँ से हम लोग क्या है, एक्स का मान निकाल लेंगे। हमारे पास बी सी के बारे में दे रखा है, बी सी हमारे पास ये टोटल 12 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थीटा के सामने क्या है, 40 है, तो थीटा के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में 40 है। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 12 है। अगर ये 12 है तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये भी 12 हो जाएगी, तो कोई भी थीटा ले लीजिए सबके सामने क्या है, 12 ही आएगा। ये हमारे पास थीटा के सामने 12 हो गया। बराबर जो तीसरी भुजा है, अगर तीसरी भुजा देखेंगे हम तो इस ट्रायंगल में तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, बड़े वाले में तीसरी भुजा के सामने जो है BC, BC की वैल्यू हमारे पास 12 दे रखी है। और ये जो छोटा ट्रायंगल है ये वाला, तो इसमें जो तीसरी भुजा ये वाली है, इसके सामने आपके पास क्या होना जाएगा, इसके सामने CD हो जाएगी, CD मतलब x। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 3 12, तो x बराबर आपके पास 12 3 36 मतलब 3.6 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरिटी से ए जो है आपका सही होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है P1 अकेले एक काम को 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। P2 अकेले उसी काम का 7/12 भाग 14 दिनों में कर सकता है। P3 अकेले उसी काम का 8/15 भाग 16 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो दे रखा है कि P1 एक काम के 2/3 का मतलब P1 जो है 2/3 काम को कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में। तो P1 पूरा काम कितने दिनों में करेगा, पूरा करेगा 8 गुणे 3/2, उधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा 3/2, तो 2 चक्को 8 4 3 12। तो इसी तरह क्या होता है कि अगर आपको इससे क्या है कि टोटल टाइम निकालना हो, तो क्या है कि जैसे 2/3 है तो इसका 3/2 कर दिया करिए दिन में, तो हमारे पास टोटल टाइम निकल आएगा। तो P1 का अगर निकालना हो कि टोटल कितना समय लेगा अकेले जब कार्य करेगा, तो 8 गुणे 3/2 करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें P2 को निकालना हो टोटल काम करने में कितना दिन लेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा 14 को 7/12 दे रखा है तो 12/7 कर दिए, तो हमारे पास 24 हो जाएगा P2 का। अब P3 हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर P3 निकालना है
तो 8/15 दे रखा है, 8/15 काम 16 दिन में, तो 15/8 से गुणा कर देंगे तो 30 निकल के आ जाएगा। कितने दिन में करेगा टोटल काम P3? 30 दिन में करेगा। क्या है कि उसका उल्टा हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब मान लेते हैं टोटल जो इनके द्वारा वर्क किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, 120 किया जा रहा है। तो 12 धम 120, 10 आ गई इसकी इफिशियंसी, 24 पंचे 20, इसकी 5 आ गई, 3 चौक 12, इसकी 4 आ गई। तो हमारे पास क्या हो जाएगी टोटल जो इफिशियंसी P1 P2 P3 की टोटल इफिशियंसी कितनी निकल के आ गई, टोटल हमारे पास 10 5 15 4 19 निकल के आ गई। तो हमें निकालना हुए कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं जब तीनों एक साथ करेंगे। तो तीनों एक साथ 120 काम 19 की इफिशियंसी करेंगे, इतना दिन लगेगा तीनों को एक साथ करने में। तो 120/19 जो है आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक कुल दूरी का 40% भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, शेष दूरी का 40% भाग 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और बची हुई दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए हमें औसत गति निकालनी है। तो औसत गति के लिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। हम लोग यहाँ से इसका जो है निकालने वाले हैं। यहाँ पे हमें पास डिस्टेंस नहीं दे रखी, कुल दूरी का बता रहा है 40% भाग और जो बची हुई दूरी का उसका 40% भाग। हम मान लेते हैं कि जो टोटल उसके द्वारा दूरी तय की जा रही है वो 100 किलोमीटर तय की जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल तय किया गया टाइम बटे टोटल जो समय लगा है। टोटल समय क्या लगेगा, पहले देखिए 40% भाग मतलब जो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर का 40% कितना होगा, 40 किलोमीटर होगा। देखिए अब नीचे क्या कर रहे हैं, समय बराबर दूरी हमारे पास हो गई बटे चाल। अब चाल के लिए हमारे पास डायरेक्ट दे नहीं रखा है, बता रहा है कि 40% भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे के समय से। डायरेक्ट समय तो नहीं दे रखा है नीचे, क्योंकि समय चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर डायरेक्ट समय दे रखा होता तो हम जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बता रखा है कि 40% भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो हम लोग यहाँ से समय निकालना पड़ेगा। तो 100 का 40% 40 हो गया और ये दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। जो बची हुआ शेष दूरी 60 है, अब 40 तो चल चुका, बचा जो 60 है, 60 का जो 40% है, 60 का 40% 24 किलोमीटर हो जाएगा। इसको तय कर रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब हमारे पास जो बाकी है उसको 36 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास 36 ही बचेगा। 24 36 60 होता है, तो 36 को 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से। तो अब आपके पास क्या है कि एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी 100 बटे ये टोटल कट गया। अब इसको काटेंगे 3 से, अगर इसको 3 से काटेंगे 3 × 8 24 हो गया, 3 × 9 27 हो गया। अब इसको काटेंगे 8 से काटेंगे तो 8 × 5 40, 8 × 3 24। तो नीचे क्या है 9 एलसीएम ले लीजिए। अगर 9 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपके पास आएगा 3 × 5 15 हो जाएगा, प्लस का 8 बचेगा, प्लस का 1 से 9 आ जाएगा। यहाँ से जो 9 है ऊपर चला जाएगा तो 900 बट्टे 15 8 23, 23 में 9 जोड़ देंगे तो 32, 15 8 23, 23 में 9 जोड़ देंगे 32। अब इसको काटना है तो काटेंगे तो 4 से पहले काट दीजिए, तो 4 × 8 32 हो जाएगा और नीचे 25 9 या 225 हो जाएगा। तो 225 बटे 8 जब काटेंगे तो 8 2 16 हो गया, हासिल 6 है, 8 8 64 हो गया, 8 एक हासिल बचा, 8 के 8, 8 7 56, 8 5 40। तो 28.175 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लगभग लगभग 28.125 होगा जब भाग करेंगे। तो जो आपका सी वाला जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय डायरेक्ट नहीं दे रखा था तो स्पीड बटे मतलब डिस्टेंस बटे स्पीड से हमने समय का सम भी निकाल लिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है ए ने 8% प्रतिवर्ष की दर से 85,500 रुपये उधार लिए, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से कंपाउंड होता है, मतलब संयोजित होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है इस पे। यदि पहले वर्ष के अंत में 17,340 रुपये का भुगतान किया तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना बकाया जो है उसके पास है। चलिए हम लोग चालू करते हैं। तो हमारे पास टोटल धनराशि कितना दे रखा है, 85,500 दे रखा है। इसको क्या है कि 1 साल का जो ब्याज लगा 8% की दर से, ठीक, उसके बाद जो अमाउंट बना उसमें क्या है कि 17,340 रुपये भुगतान कर दिए। तो हम देख लेते हैं कि 1 साल बाद जो है अमाउंट कितना बनेगा। तो पहले हम लोग क्या है कि सीआई 1 साल का जो है कंपाउंड सीआई निकाल लेते हैं। तो 85,500 का जो 8% होगा कितना होगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा 1 साल का। ये होगा आपके पास 00 8 5 40, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। सबसे पहले तो बात है, अगर नीचे 100 आएगा 00 कट जाएंगे। 8 5 40, 8 5 40 4 44, 8 8 64 4 68, 68 40 जो है आपका पहले ईयर का सीआई आ गया। तो आपके पास टोटल जो अमाउंट बनेगा पहले ईयर के बाद वो आपके पास बनेगा 85,500 प्लस का 68 40। लेकिन क्या है कि ये 1 साल का अमाउंट बन गया, इसमें 17,340 चुका दिए,
इसमें क्या है कि 17,340 रुपये उसने चुका दिए, तो बचेगा अब अमाउंट कितना बचेगा दूसरे साल के लिए। अब हम लोग घटा लेते हैं। तो 68,000 पहले 340 में 340 घटेगा, 6840 में 340 घटा दीजिए, तो 6840 में 340 घटाएंगे तो आपके पास 6500 आएगा। अब 6500 में, ठीक है, ये फिर से एक बार देखना पड़ेगा। तो क्या है कि यहाँ पे अगर इतना, इसके बाद क्या है कि 65 हमारे पास 540 था, अगर हम इसको घटाएंगे क्या होगा, 85, 500, 6840 जोड़ दीजिए इसमें, और 17,340 पहले इसको जोड़ दीजिए। अगर इसको आप अगर ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 0, 4, 8, 5, 13, 6, 5, 11, 1, 12, 8, 1, 9। अब इसके बाद क्या है कि 17,340 घटा दीजिए। 17 जब 340 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा, 12 में 7 गए 5, 8 में, 12 में 7 गए 5, 8 में एक जाएगा तो 75,000। तो क्या है कि 75,000 रुपये पे फिर क्या है अगले साल के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 75,000 के लिए अब 8% के लिए, अब दूसरे दूसरे साल के लिए 75,000 अमाउंट हो गया अब आपका प्रिंसिपल। तो 75,000 रुपये पर दूसरे ईयर क्या है कि इंटरेस्ट कितना बनेगा, 8% बनेगा। तो 8% के लिए 8/100 कर लीजिए, जो आएगा तो ये डबल जीरो कट जाएंगे, 8, 5, 40, 8, 6, 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 6,000। ये आपका क्या बन गया, ये आपका दूसरे साल का क्या बन गया, आपका दूसरे साल का इंटरेस्ट बन गया। तो 75,000 में 6,000 आपका इंटरेस्ट है, जब जोड़ देंगे तो आपके पास बचेगा 81,000 रुपये। ये जो है 2 साल बाद आपको चुकाना पड़ेगा। तो 81,000 जो है आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 छात्रों ABC द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकताएं दे रखी हैं, 3/7, 5/9 और 1/5 है। समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता क्या है। तो समस्या के हल हो जाएगी, देखिए इसके लिए हम लोग कर लेते हैं 1 माइनस, मतलब समस्या के हल हो जाने का मतलब है कि ए भी कर दे, ए या तो ए कर दे, या तो बी कर दे, या तो सी कर दे, या तो ए बी कर दे, या तो बी सी कर दे, या तो सी ए कर दे, या तो तीनों कर दें। मतलब हमेशा मेन मोटिव हमारा ये है कि समस्या हल हो जानी चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कर देते हैं 1 माइनस, समस्या हल ही नहीं हो रही है, ना तो ए हल कर पा रहा है, ना तो ए हल कर पा रहा है, ना बी कर पा रहा है, ना सी कर पा रहा है। तो ना पी ए बार, ना पी बी बार, ना बी हल कर पा रहा है, ना सी हल कर पा रहा है। इसको घटा देंगे तो 1 माइनस, हल करने की प्रायिकता अगर 3/7 है तो ना हल करने की प्रायिकता 1 माइनस 3/7 मतलब 4/7 हो जाएगा। बी के ना हल करने की प्रायिकता, अगर बी के हल करने की प्रायिकता 5/9 है तो ना हल करने की प्रायिकता 1 माइनस 5/9 मतलब 4/9 हो जाएगा। अगर सी के हल करने की प्रायिकता 1/5 है तो ना हल करने की प्रायिकता 4/5 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से जो बनेगा 4³ 64, 1 माइनस 64/315, ठीक है, नीचे 315 आ जाएगा। अब जब नीचे 315 एलसीएम ले लेंगे तो 315 माइनस 64 जो आपका आएगा 251/64 जो है ये आपका, मतलब 251/315 जो है ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो सी वाला है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित आंकड़ों का हमें बहुलक बताना दे रखा है कि 36 है। बहुलक अगर 36 है तो हमें बताना है एक्स का मान क्या होगा। चलिए बढ़िया बात है। तो बहुलक हमारे पास 36 रखा है। 36 किस क्लास में आ रहा है, 36, 30 और 40 के बीच इस क्लास में आ रहा है। तो हमारे पास मॉड का फार्मूला होता है, मॉड बराबर जो होता है वो होता है मिनिमम, जो मिनिमम क्लास होती है तो C1 हो गया प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट, मीडियन की जो मतलब जो क्लास दे रखी है इसकी हाइट, हाइट मतलब ये जो अंतर कितने का है, तो इसी में हम लोग रखेंगे। तो क्लास 1 का डाटा जो है हमारे पास बहुलक तो पहले 36 दे रखा है, और क्लास 1 कितना है, सबसे जो छोटा वाला है वो 30 है, प्लस F1, देखिए ये आपका क्या है कि ये आपका F0 है, ये आपका F1 है, सॉरी ये आपका क्या है कि F0 है। ये क्लास होती है, तो जो क्लास होती है मान लीजिए ये 30-40 के बीच जो 36 आया ये बहुलक है, तो इस क्लास में बहुलक पड़ रहा है तो ये हमारे पास F1 हो जाएगा, इसके पीछे F0 और इसके आगे F2। अब इसी में क्या है पुट कर दीजिए। F1 हमारे पास कितना है 16 है, F0 हमारे पास 10 है, बटे 2F1 हमारे पास 16 दूना 32 हो जाएगा, माइनस F0 आपके पास 10 है, माइनस F2 आपके पास क्या है x है, और हमारे पास हाइट जो दे रखी है मेडिकन की वो हमारे पास 10 दे रखी है। अब इसको सॉल्व करना है। 36 में 30 जाएंगे आपके पास 6 बचेंगे, 16 में 10 गए 6 बचेंगे, बटे 32 में 10 जाएंगे 22, 22 माइनस एक्स 60/22 माइनस एक्स, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6×12, 6×12 एक 13, माइनस का 6x बराबर 60। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे आप तो 6x बराबर आपके पास जो हो जाएगा 132 में अगर 60 घटाएंगे तो 72 आएगा।
तो x बराबर आपके पास आ जाएगा बरछंग 72। जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 12 निकल के आएगा, डी फॉर डॉग आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको जो है जितने भी क्वेश्चन थे अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये जो क्वेश्चन थे ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन थे, जिनको थोड़ा ट्रिकी थे या फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। और जो जो है अब इस मतलब मॉक में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इतना हार्ड नहीं है, वो इजीली आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इस क्लास को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ भी। अभी के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।